बुलेटिन का आगाज करें। पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी को मुतासिबाना इक़दाम करार दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दोहरे मायारात, इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। हमें निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने पर भी अफसोस है। और आपको बताएं, तर्जुमान ने कहा पाबंदियों का ताज़ा इक़दाम अमन सलामती के मकसद से इन्हिराफ करता है। पाबंदी का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। इस तरह की पॉलिसियाँ खत्ते और इससे बाहर की स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक मुज़बिरात रखती हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम एक मुक़द्दस अमानत है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम ने उसकी क़यादत को अता किया है। इस एतमाद के तक़द्दुस की सियासी मैदान में सबसे ज़्यादा इज्जत की जाती है। तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। माजी में तिजारती इदारों की इस तरह की फहरिस्तें बगैर सबूत, शुकूक व शुबहात पर मबनी थीं। माजी में दीगर ममालिक को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लाइसेंस की शर्त ख़त्म की गई। और यहाँ आपको बताएं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लेकर पाबंदी लगाई थी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा था कि इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या इनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है, जो कि कराची में कायम 3 इदारों पर पाबंदी लगाई गई है। इनमें अख्तर एंड सन्स एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड इंटरप्राइजेज शामिल हैं। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका जौहरी फैलाव और उससे वाबस्ता सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने काहिरा में D8 सरबराही इजलास के मौके पर इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात की है। इस मौके पर इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार है। वज़ीर आज़म ने पाम ऑयल फराहम करने वाले मुल्क के तौर पर इंडोनेशिया के किरदार को सराहा। पाकिस्तान खुर्दनी तेल की ज़रूरियात पूरा करने के लिए ज़्यादातर हिस्सा इंडोनेशिया से बरामद करता है। इंडोनेशियन सदर ने शहबाज शरीफ के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। और अब आपको बताएं कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि मुज़ाकरात ऑपोजिशन के नहीं, हुकूमत के फ़ायदे में हैं। मुज़ाकरात करना है तो हुकूमत को आगे आना होगा। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये है कि वो अपने केसेस के लिए अदालत भी जाए, एहतजाज भी करे और मुज़ाकरात भी। पेशावर में जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उरुबा इब्राहिम से गुफ्तगू में शिबली फराज का कहना था कि बानी PTI ने मुल्की मफाद की खातिर चंद दिनों के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ली है। हमारी जो जद्दोजहद है उसके 2-3 पहलू हैं। एक है कानूनी पहलू, जो कि हम अदालतों में जाके और अपने लिए इंसाफ के तलबगार हैं, और जो दूसरा हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, और तीसरा ये है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है तो वो चाहेगी कि चीज़ों को मज़ाकरात के जरिए भी तय किया जाए। मज़ाकरात की बात है तो जिस तरह मैंने पहले कहा, ये हुकूमत स्टेप पहला लेगी। हम भीख नहीं मांगेंगे मज़ाकरात की, क्योंकि हमारे साथ, हम समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती हो रही है। तो इसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत ने, ये हुकूमत के इंटरेस्ट में है कि मुल्क में एक वो आए तो उनको मज़ाकरात की क्या फॉर्मली पेशकश करनी चाहिए। और जहाँ तक कि सिविल नाफरमानी का ताल्लुक है, तो आपने कल सुना होगा कि बयान खान साहब का आया था कि उन्होंने, वो भी मुल्क के मफाद के लिए सारी जंग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि वो उसको कुछ दिनों के लिए मौखर कर सकते हैं। हुकूमत PTI से जो भी मुज़ाकरात करेगी नवाज शरीफ की इजाज़त से ही करेगी। एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शासिब खानज़ादा के साथ में बातचीत में कहा कि PTI से मुज़ाकरात का आगाज़ इतवार तक हो सकता है। मुतालिबात पर इतवार तक तो कुछ नहीं हो सकता, और अगर इनको इस दौरान सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की जल्दी है तो अपना ये शौक पूरा कर लें। T
T20 सीरीज में शिकस्त के बाद पाकिस्तान वनडे सीरीज में अच्छी प्रदर्शनी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच आज केप टाउन में होगा। पहला एक रोज़ा मैच पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी थी, 3 विकेट से कामयाबी हासिल कर सीरीज में 1 सिफर की बढ़त हासिल कर ली थी। टीम के नायब कैप्टन और प्लेयर ऑफ द मैच सलमान अली आगा का कहना है कि पहले मैच की पिच स्लो और उस पर बाउंस भी कम था। दूसरे इनिंग्स में बेहतर होने के सबब हमें आसानी हुई। वो अपनी कारकर्दगी पर बहुत खुश हैं। कहते हैं कि आइंदा भी इसी तरह की परफॉर्मेंस देने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद में स्पीकर कॉन्फ्रेंस जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल करें। आइन के पैसेज के कुछ ही सालों के बाद हमें एक और मार्शल लॉ का सामना करना पड़ा। जुलाई 77 में मार्शल लॉ इम्पोज हुआ, आइन को मुअत्तल कर दिया गया, फिर आइन में बहुत सारी तब्दीलियां की गई। दोबारा अमल जब बहाल हुआ 1985 में, आप सबको मालूम है गैर जमाती असम्बली थी और उसका ज़ाहिर मैंडेट तो बन गया, लेकिन जो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी नज़र आनी चाहिए थी, जो कुछ होना चाहिए था, शायद चीज़ें उस तरह से नहीं हुई। और फिर अनफॉर्चुनेटली एक हमारी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स की हिस्ट्री रही है, उसको प्रमोट किया गया। और अगला एरा जो 88, 90 इन सालों में भी जो चीज़ें अनडू करने वाली थी, या जैसे अनवीड करना, किसान अपनी फसल को अब बेहतर फ़वायद लेने के लिए जड़ी बूटियाँ निकालता है, तो जो जड़ी बूटियाँ उगाई थी आइन के अंदर या उगाई गई थी उस मार्शल लॉ के 10 साल दौर में, उनकी वीडिंग ऑफ बहुत ज़रूरी था। कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी ये प्रोसेस जारी था कि हमें दूसरे मार्शल लॉ का सामना करना पड़ गया। और फिर एक दफ़ा 99 से लेकर 2008 तक मुल्क हवाले हो गया फौजी इक़्तिदार के। 2002 में फिर एक असम्बली आई, इस दफ़ा गैर जमाती नहीं थी, क्योंकि जब 85 का आइन आया उसमें हमने जब 8वीं तरमीम हुई और उसके बाद कुछ तरमीम हुई, कुछ चीज़ें वज़ा कर दी गई, लेकिन इलेक्शंस करवाए गए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंडर, और वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था पास्ड बाय चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे हमने नया लिबादा दिया था चीफ एग्जीक्यूटिव का। 2002 से 8 तक की जो सारी डेवलपमेंट्स हैं उसमें 17th अमेंडमेंट है, जिस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई। कुछ चीज़ें उससे बेहतर हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोड़ दी गई। तो नाउ वी एंटर इनटू द न्यू एरा, जिसको हम 2008 की असम्बली इलेक्शंस के बाद हमारे से वजूद आने वाली कहते हैं। सियासी जमहूरी क़ुव्वतों ने सर जोड़े। इससे पहले लंदन में जो हमारे जलावतन रहनुमा थे और उनके अलावा जो सियासी ज़ोमा थे, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, और उसके आगे बढ़ाते हुए फैसला हुआ कि जो वो काम जो रुका हुआ था और वो जो जड़ी बूटियाँ थीं उनको रिमूव किया जाए। तो एक बड़ी एक्सरसाइज की गई, और वंस अगेन आफ्टर 1973 हमें नज़र आया कि कंसेंसस जो था वो बिल्ड किया गया। तमाम जमातों को इकट्ठा करके कमेटी बनी, जिसमें हमारे आज के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी हैं। मेरे मोहतरम स्पीकर साहब भी उस वक्त असम्बली में थे, आपके सामने ये सारा कुछ हुआ। इस बड़ी एक्सरसाइज ने जो जो सोचा गया था 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरह का निज़ाम होगा, किस तरह ये आगे बढ़ेगा, वफाक कैसे चलेगा, वफाक क्या रखेगा और सूबे क्या करेंगे, वो सारा जो एक मुआहदा था उसको रिवाइज़ किया गया। और वफाक को मजबूत करने के लिए, और क्योंकि हम 4 डिफरेंट यूनिट्स को लेके चलते हैं जहाँ की ज़ुबान, कल्चर, उसमें फ़र्क है, रस्म रवाज में फ़र्क है, ज़रूरियात में फ़र्क है, उनको प्रोविंशियल ऑटोनमी दी गई। मेरे ख्याल में ये बातें मैंने सिर्फ इसलिए की कि एक दफ़ा हाउस ओपन हो और हमें मालूम पड़े कि हम आज कहाँ पे खड़े हैं। 18th अमेंडमेंट एक इतना बड़ा शिफ्ट था, मैं यूँ कहूँगा, कि जिसने वो पूरा लैंडस्केप फिर से एक दफ़ा चेंज कर दिया। मरकज़ ने बड़े खुले दिल के साथ अपने इख्तियारात जो हैं वो सूबों को मुंतकिल किए, और जैसे अभी जिक्र किया कि आइन के आर्टिकल 270 की क्लॉजेस 2 जो डाली गई, उनमें ये कहा गया कि अब सूबाई असम्बलियों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद कर दी गई, और उन्हें पाबंद किया गया कि वो ऑन दी ये क्लॉज 8 है 270A की, ऑन द ओमिशन ऑफ कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट द प्रोसेस ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ मैटर्स मेंशन्ड इन द सेड लिस्ट टू द प्रोविंसेस शैल बी कंप्लीटेड बाय 30th day of June 2011।
और साथ में कहा गया फॉर पर्पसेस ऑफ डेवोल्यूशन प्रोसेस अंडर क्लॉज 8 द फेडरल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट एन इम्प्लीमेंटेशन कमीशन as it may deem fit within 15 days of the commencement of Constitution 18th Amendment Act 2010. टाइमलाइंस भी दी गई, मैकेनिज्म भी, ट्रांजैक्शन तो हो गई, लेकिन लेजिस्लेटिव जो हिकअप्स थे या वैक्यूम्स थे वो फिर आहिस्ता 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 वो फिल होते रहे इन सालों में। लेकिन अगर दिल की बात हम करें तो अभी भी कई दफ़ा यही बहस जन्म लेती है कि आया इस लिस्ट के ख़त्म होने के बाद ये फना कानून है, इसमें सूबे ने की। हमारे यहाँ आमतौर पे ये बहस छिड़ जाती है कि मरकज़ ये लेजिस्लेट कर सकता है कि नहीं। उसमें गुंजाइशें रखी गई क्योंकि ज़ाहिर है हम एक मुल्क हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाहे लिस्ट में सूबों को चली गई लेकिन उनकी नौइयत इस तरह है कि वो ट्रांसप्रोविंशियल चीज़ें हैं और ज़्यादा बेहतर हो अगर एक जैसे लॉज बनाए जाए। जैसे 18वीं तरमीम करते वक्त ये एहतियात की गई कि जो फॉर एग्जांपल लॉज के हवाले से क्रिमिनल लॉज हैं वो फेडरेशन को रखा गया ताकि पूरे मुल्क में एक जैसा कानून हो। इसी तरह आर्टिकल 144 में आपको ये इख्तियार दिया गया कि सूबा जो है वो कंसेंट दे सकता है थ्रू अ रेजोल्यूशन मरकज़ को कि वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर कानून साजी कर लें, लेकिन उसमें यह भी लिख दिया गया कि फिर ये सूबे का इख्तियार होगा कि वो उस कानून में फर्दर अपनी ज़रूरियात के मुताबिक तहरीफ कर सके, उसे ख़त्म करे, तब्दीली करे, अमेंडमेंट करे, उसको वो टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। अब ये वो एक लैंडस्केप है जिस पे हम सारों ने इकट्ठे सर्वाइव करना है, मरकज़ ने और सूबों ने, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। मकसद क्या है इस सारे निज़ाम का? मकसद, जमहूरी निज़ाम का मकसद क्या है कि हमें जिन लोगों ने यहाँ पे भेजा है, जिनकी हम नुमाइंदगी करते हैं, उनका भला हो। सो फोकस जो है वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए कि लेजिस्लेशन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना, कानून साजी करना, फ्रेमवर्क बेहतर बनाना, मकसद एक है कि आवाम तक जो सर्विस डिलीवरी है या उनके जो हकूक़ प्रोवाइड किए हैं आइन में उनका तहफ़्फ़ुज़ ठीक तरह से हो सके। तो ये वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको लेके हम आगे चलते हैं। अब जो यहाँ पे हमारे सामने बात रखी गई है, स्पीकर पंजाब असम्बली मौजूद हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा अरसे से रुका हुआ काम जो आपके रूल्स और प्रोसीजर थे उनकी रिवैम्पिंग आपने की है पंजाब में। कुछ उसके खद्दो-खाल हमें नज़र भी आए और कुछ एक दो और पहले सेशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर तवज्जो मबजूल करवाई गई कि जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो आइन की स्कीम में सूबे और मरकज़ हुकूमतें चलती हैं बज़रिया कैबिनेट के। मरकज़ में वज़ीर आज़म हैं, सूबे में वज़ीर आला हैं और उनकी काबीना है। गवर्नमेंट को आइन भी डिफ़ाइन करता है और उसमें जो रही सही बात थी वो तशरीह कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। गवर्नमेंट को कह दिया गया कि गवर्नमेंट वज़ीर आज़म नहीं है, वज़ीर आला नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो सूबाई और मरकज़ी काबीना है अपने अपने सफ़ीयर्स में। अब वो सारे फैसले करेंगे कि निज़ाम किस तरह से चलाना है। मरकज़ में कुछ चीज़ें जो डिपार्टमेंट्स के हवाले से कि किस तरह से फंक्शन करेंगे, वजारतें क्या हैं, मिनिस्ट्री का सारा ढांचा क्या है, वो तो काफ़ी हद तक वाज़े और सीधा चलता नज़र आता है हमें। सूबों में इसके बारे में इबाहम है और अभी जो पहले सेशन में भी ये बात की गई और पंजाब असम्बली के फ्लोर पे ख़ास तौर पे ये बाज़ गश्त मैंने सुनी, एक दो दफ़ा टीवी ऑन किया तो उस पर सुना कि उन्होंने कहा कि ये जो मिनिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है और डिपार्टमेंट का, मलिक साहब इफ आई एम रॉन्ग मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये इशू भी आपने टेकअप किया वहाँ पे कि सूबाई सतह के ऊपर जो आपकी एग्जेक्टिव की फंक्शनिंग है, आइन तो ये कहता है, आइन का आर्टिकल 130 उसकी क्लॉज 6 के सूबे को भी काबीना ने चलाना है और ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है काबीना की, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दो सेंटर ऑफ पावर जो है वो चाहे मरकज़ है या सूबा है, वो सूबाई और मरकज़ी हुकूमत है और हुकूमत का नाम काबीना है। अब काबीना ने अपने नीचे सारे डिपार्टमेंट्स, डिवीजन्स, मिनिस्ट्रीज, व्हाटएवर द नेम में भी चलाने हैं रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत, और रूल्स ऑफ बिजनेस बनाने का भी इख्तियार आइन हमें देता है और देता है उस सूबे या उस मरकज़ की असम्बली को। तो अब यहाँ पे आके ये देखना
कि सूबे में वो क्या कमियां हैं सूबाई लेवल के ऊपर कि जो काबीना की फंक्शनिंग है या जो उसका इख्तियार है या जो अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों में से जिसको वज़ीर आला ने अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाया है, यानी वो जो एग्जेक्टिव फॉर्म की है। आप देखिए, आपका बड़ा मज़ेदार रोल है। हम सब लेजिस्लेटर्स हैं, हमारी जिम्मेदारी कानून साजी है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर रिस्पेक्टिव असेंबलीज, वो चाहे नेशनल है, सेनेट है, प्रोविंशियल है। द मोमेंट वी आर इंडक्टेड इनटू कैबिनेट, हमारा रोल चेंज हो जाता है, हम इंतज़ामिया का हिस्सा भी बन जाते हैं। वैसे तो हम कहते हैं ना 3 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं, अदलिया है, मुकन्ना है और इंतज़ामिया है। अब मुकन्ना इंतज़ामिया कई दफ़ा जुड़े होते हैं आपस में। जो रोल है कानून साजी का। वज़ीर कानून स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची में जिन्ना रोड पर वाक़ रिम्पा प्लाजा में एक बार फिर आग लगने की इत्तला है। आग रिम्पा प्लाजा की पहली मंजिल के फ्लैट में लगी है। कराची में एम ए जिन्ना रोड पर वाक़या रिम्पा प्लाजा में फिर आग लग गई। आग रिम्पा प्लाजा की पहली मंजिल के फ्लैट में लगी है। रिम्पा प्लाजा में कारोबारी दफातर मौजूद हैं। इससे पहले 3 दिसंबर को भी रिम्पा प्लाजा में आग लगी थी। ताहम आज लगने वाली आग की शिद्दत पहले से ज़्यादा है। स्नार्कल और फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियाँ रवाना कर दी गई हैं। 2 हफ्ते के दौरान ये दूसरा वाक़या है जब रिम्पा प्लाजा में आग लगी। रिम्पा प्लाजा में कारोबारी दफातर हैं। इससे पहले 3 दिसंबर को भी रिम्पा प्लाजा में आग लगी थी। ताहम आज लगने वाली आग की शिद्दत ज़्यादा बताई जा रही है। स्नॉकल्स और फायर ब्रिगेड्स की मुतादिद गाड़ियाँ रवाना कर दी गई हैं। यानी शाहिदीन की जानिब से हमें इत्तलात मिल रही हैं कि आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन बहुत तेज़ काले धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगता है कि ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा अफरादी